माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहां पर देखने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के साइंस के सवाल किस तरीके से पूछे गए हैं। उनका बेहतरीन डिस्कशन होने वाला है। बढ़िया से बने रहना है, बढ़िया से शेयर कर दो सेशन को। चलिए देखते हैं, ठीक है। पहला सवाल जो है माय डियर स्टूडेंट्स कह रहा है आरआरबी एनटीपीसी का, स्टेनलेस स्टील जो है वो क्या है? क्या वो कंपाउंड है, क्या वो यौगिक है या मिश्रण है, मिक्सचर है, एलिमेंट है या एलॉय है? एलॉय को हम कहते हैं मिश्र धातु, है ना। तो स्टेनलेस स्टील बेसिकली होता क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टेनलेस स्टील बढ़िया क्वेश्चन है ना। देखिए कई बार तो परसेंटेज पूछ लेता है कि कितना परसेंट निकिल है, क्रोमियम है, कार्बन, मतलब परसेंटेज पूछ लेता है एलॉयज का। यहाँ पर सिर्फ तो आपसे यही पूछा है कि स्टेनलेस स्टील है क्या माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टेनलेस स्टील जो है माय डियर स्टूडेंट्स ना कंपाउंड है, ना मिक्सचर है, ना एलिमेंट है, इट इज एन एलॉय। यानी कि यह एक मिश्र धातु है जिसमें क्या क्या पाया जाता है वो आप ध्यान से देखिएगा। यदि आपको इसको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका एक बेसिक देखो, इस समय निक जोनास तो बहुत फेमस है। प्रियंका चोपड़ा जी के हस्बैंड निक जोनास को सभी जानते हैं, है ना। तो निक आप याद कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, NICC। यदि आपको NICC याद है तो आपको स्टेनलेस स्टील जो है उसके क्या क्या कंपोनेंट है, निकिल, आयरन, क्रोमियम, कॉपर याद रहेगा कि नहीं? देखो निक जोनास ऐसे याद रखो, प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड, है ना। तो निक जोनास का आप सिर्फ निक याद रखिए, जहां पर N स्टैंड्स फॉर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, N हो जाएगा फॉर निकिल, N फॉर निकिल, I स्टैंड्स फॉर आयरन, I फॉर आयरन, और C फॉर क्रोमियम, एंड नेक्स्ट C हो जाएगा कॉपर के लिए। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप निक याद रखिएगा। परसेंटेज के लिए क्या ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा नो डाउट स्टेनलेस स्टील है, तो ये आयरन का ही मेन एलॉय है। मतलब कि जो मिश्र धातु है मेनली इसमें आयरन होता है, लोहा होता है। तो आयरन जो है माय डियर स्टूडेंट 75% होता है, लगभग 75% लोहा पाया जाता है, 17% क्रोमियम पाया जाता है, 4% लगभग कॉपर एंड निकिल पाए जाते हैं। तो आप निक याद रखेंगे, निक से याद रहेगा आपके इसके कंपोनेंट क्या क्या, निकिल, आयरन, क्रोमियम, कॉपर, जिसमें सबसे ज्यादा है आयरन 75%, सेकेंड नंबर में है क्रोमियम 17%, नेक्स्ट है आपका कॉपर एंड निकिल। क्लियर? चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टेनलेस स्टील बेसिकली क्या कहलाएगा मैम? स्टेनलेस स्टील एक तरीके का क्या है, मिश्र धातु, या हम कहेंगे एलॉय है। क्या है? मिश्र धातु या कि एक एलॉय है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय। क्लियर? चलिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? विच एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट? हार्ट से इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो रिलेटेड नहीं है? चार ऑप्शन है। पहला है एनीरिज्म, दूसरा है कार्डियोमायोपैथी, नेक्स्ट है डिप्थेरिया, अगला है मायोकार्डिनल रप्चर। तो यहां पर बता दूं माय डियर स्टूडेंट, जो चारों ही ऑप्शन हैं जिनमें कि एन्यूरिज्म जो है माय डियर स्टूडेंट्स, एन्यूरिज्म जो है ये भी हार्ट से रिलेटेड है, कार्डियोमायोपैथी भी है, मायोकार्डिनल रप्चर भी है। ये चारों चीजें क्या होती हैं पहले तो वो समझिए। लेकिन डिप्थेरिया जो है एक तरीके का श्वसन तंत्र से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिसको कि हम किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है? ये कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थेरिया के थ्रू ये फैलता है। यानी कि हमारा सवाल था कि हार्ट से रिलेटेड क्या नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ डिप्थेरिया ऐसी बीमारी है माय डियर स्टूडेंट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, ना कि हार्ट से रिलेटेड है। बाकी तीन ऑप्शन हमारे तीनों ही हार्ट से रिलेटेड है, लेकिन हम जान तो लें कि ये है क्या, है कि नहीं। नेक्स्ट टाइम सपोज पूछ लिया क्वेश्चन कि डिप्थेरिया किस वायरस के थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। नेक्स्ट टाइम पूछ लिया ये एन्यूरिज्म क्या हार्ट से रिलेटेड है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए चारों ही चीजें, है ना माय डियर स्टूडेंट्स। तो डिप्थेरिया इज अ सीरियस इन्फेक्शन कॉज्ड बाय स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थेरिया। जो कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थेरिया है माय डियर स्टूडेंट, इसके थ्रू जो है फैलता है क्या आपका
डिप्थेरिया जो है ना, बेसिकली इसके थ्रू होता क्या है, ब्रीदिंग में दिक्कत होने लगती है, सांस लेने में हार्ट फेलियर हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है ना, स्पेशली छोटे बच्चों में ज्यादा होने का डर होता है। क्लियर। नेक्स्ट था माय डियर स्टूडेंट कार्डियोमायोपैथी। तो कार्डियोमायोपैथी एक तरीके की हार्ट डिसीज है जिसमें एक्चुअल होता क्या है, इट इज अ डिसीज ऑफ द हार्ट मसल दैट मेक्स इट हार्डर फॉर योर हार्ट टू पंप ब्लड टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। इसमें क्या होता है, जो हार्ट मसल्स होती थोड़ी सी मोटी हो जाती है, जिसके थ्रू जो हार्ट पंप कर रहा है वो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, दिक्कत देने लगता है। कार्डियोमायोपैथी कैन लीड टू अ हार्ट फेलियर। जब हार्ट पंप ही नहीं करेगा अच्छे से, जब हार्ट पंप ही नहीं करेगा अच्छे से, हार्ट की मसल्स ही मोटी हो चुकी हैं, दैट इज लीड टू कार्डियोमायोपैथी। क्लियर। नेक्स्ट था आपका एन्यूरिज्म। तो माय डियर स्टूडेंट एन्यूरिज्म जो है रिफर्स टू वीकनिंग ऑफ एन आर्टरी वॉल। जो आर्टरीज होती हैं वो कमजोर यदि होने लगती हैं तो हम कहते हैं एन्यूरिज्म। क्लियर। तो ये इससे रिलेटेड है। एक और ऑप्शन क्या था माय डियर स्टूडेंट हमारा, नेक्स्ट है आपका मायोकार्डिनल रप्चर चौथा। तो कार्डिनल रप्चर नो डाउट, कार्डियक, कार्डिनल ये सब जब भी आते हैं तो ये किससे रिलेटेड होते हैं, हार्ट से रिलेटेड होते हैं। तो आपने क्लियरली देखा कि एन्यूरिज्म, कार्डियोमायोपैथी, कार्डिनल रप्चर ये तीनों ही हार्ट से रिलेटेड है मैम, लेकिन जो ऑप्शन सी है डिप्थेरिया जो है ये रिलेटेड है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। क्लियर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी का क्या है, गन पाउडर मेनली कंटेन, जो गन पाउडर होता है ना, जो गन पाउडर है उसमें क्या क्या पाया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, लीड सल्फेट एंड जिंक सल्फाइड। तो आइए देखते हैं जो बेसिक कंपोनेंट है माय डियर स्टूडेंट गन पाउडर का क्या क्या है, लगभग कितने प्रतिशत पाया जाता है। गन पाउडर मेनली कंटेन्स पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, क्या पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है। गन पाउडर में 75% लगभग पोटेशियम नाइट्रेट होता है, KNO3, ठीक है, 15% चारकोल होता है, 10% सल्फर होता है। यानी तीन ही कंपोनेंट मेन है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या क्या मैम, पहला है KNO3 जो पोटेशियम नाइट्रेट लगभग 75%, दूसरा कंपोनेंट है आपका चारकोल लगभग 15% और लगभग 10% माय डियर स्टूडेंट्स सल्फर पाया जाता है। यानी तीन ही कंपोनेंट है बेसिकली जो सब में गन पाउडर में पाए जाते हैं। हमारे ऑप्शन में क्या था माय डियर स्टूडेंट, हमारे ऑप्शन में है कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, लीड सल्फेट एंड जिंक सल्फाइड। तो बिल्कुल पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 पाया जाता है। कितना प्रतिशत KNO3 पाया जाता है माय डियर स्टूडेंट मैम, 75% पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इंफ्रारेड रेस जो है क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव है, मैकेनिकल वेव्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। बहुत ही इजी सवाल है, कई बार बताया है, देखो मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है इसको, है ना, कि जो बेसिकली हमारी वेव्स होती है ना, जो हमारी बेसिकली वेव्स होती है माय डियर स्टूडेंट्स, यदि नहीं सुने हो तो थोड़ा यहाँ ध्यान से सुन लेना बेटा। वेव्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका क्या क्या, पहला है माय डियर स्टूडेंट्स आपका मैकेनिकल वेव, पहला है आपका मैकेनिकल वेव, दूसरा है आपका माय डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसमें होता क्या क्या है, जो आपकी मैकेनिकल वेव्स है माय डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वेव्स होती हैं दो तरीके की मैम, पहली है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी है मैम ट्रांसवर्स वेव। क्या, ट्रांसवर्स वेव। और जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है माय डियर स्टूडेंट, इसमें सारी वेव्स आती हैं, इंफ्रारेड, आपकी सारी इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, सारी यूवी जितनी भी हैं ये सारी इसमें आती हैं। अब चार ऑप्शन क्लियरली देख सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स तो किसके पार्ट है, मैकेनिकल के, लेकिन ये तीनों तो आपस में ही रिलेटेड हो गए मैम, मैकेनिकल का ही पार्ट है, यानी इंफ्रारेड किसका पार्ट होने वाला है, नो डाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट होने वाला है। देखो जो वेव्स है बेसिकली, एक है जिनको माध्यम की आवश्यकता है, यानी कि माध्यम में ही ट्रैवल करेंगी, है ना, इनको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स को माध्यम मिलेगा तो ट्रैवल करेंगी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी है जिनको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, विदाउट मीडियम दे कैन ट्रैवल। इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी वेवलेंथ बहुत हाई होती है, इसलिए इनके यूजेस भी अलग अलग होते हैं। क्लियर। तो इंफ्रारेड
इंफ्रारेड जो है कौन सी कहलाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाएगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट भी है कि मैंने जो बताया बिल्कुल वेव्स दो है मैम, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल है मैम जिसमें मीडियम की आवश्यकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में मीडियम की आवश्यकता नहीं है। मैकेनिकल वेव्स दो तरीके की है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, क्लियर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सारी आती है माय डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, रेडियो, ये सारी वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, विच वन इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो तीन चीजें होती हैं, पहले ही मैं बताई हूं, बढ़िया से बताई हूं, यदि आपको याद है तो। याद है कि नहीं याद है? यदि नहीं याद है माय डियर स्टूडेंट्स तो थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा। पहला मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से कंडक्टर बताया, बताया कि नहीं बताया? दूसरा इंसुलेटर बताया, तीसरा सेमीकंडक्टर बताया। अब माय डियर स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से समझना है यहाँ पर कि जो कंडक्टर है वो विद्युत के चालक कहलाते हैं, यानी कि उनकी जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है वो बहुत ही कम होती है। इंसुलेटर जो है जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह होता ही नहीं है, इनकी जो है रेजिस्टेंट पावर बहुत ज्यादा है। सेमीकंडक्टर बीच के मटेरियल हैं कंडक्टर सेमीकंडक्टर के, जिनमें कुछ टेम्परेचर बढ़ाने पर विद्युत धारा प्रवाह होने लगती है, यानी विद्युत चालकता दिखाने लगते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन से कंडक्टर नहीं है, इन तीनों के ही एग्जांपल्स अलग अलग है, सब बताया है ना। विच इज नॉट अ गुड कंडक्टर, तो बिल्कुल पोर्सिलिन, एल्यूमिनियम, टंगस्टन एंड निकिल में माय डियर स्टूडेंट्स ये तीनों ही विद्युत धारा का प्रवाह इनमें से हो जाएगा। लेकिन पोर्सिलिन एज अ इंसुलेटर यूज किया जाता है। कैसा मैम? एज अ इंसुलेटर, या हम कहें एज अ विद्युत रोधी यूज किया जाता है पोर्सिलिन। तो पोर्सिलिन इज अ नॉट अ गुड कंडक्टर, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया माय डियर स्टूडेंट्स, यूजली कलर जो ब्लाइंडनेस होता है ना, कि हम कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो कह रहा है किस रीजन से होता है, जेनेटिक रीजन से या नॉन जेनेटिक से या लाइफस्टाइल से या कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू लाइट, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं माय डियर फ्रेंड, जो कलर ब्लाइंडनेस है ना, जैसे हम कई लोगों को हो जाता है ऐसा कि है ना कलर में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने में उनको टफ होता है, वो जो रीजन है माय डियर स्टूडेंट दैट इज अ जेनेटिक रीजन होता है, यानी कि जेनेटिक ट्रांसफर हो जाती है कलर ब्लाइंडनेस। तो हम कहेंगे बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कलर ब्लाइंडनेस जो है जेनेटिक रीजन से होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन रेस्पिरेशन रिलीजेस, जो ह्यूमन रेस्पिरेशन है यानी जो श्वसन तंत्र है हमारा, उसके थ्रू हम क्या रिलीज करते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। माय डियर स्टूडेंट मिक्सचर ऑफ गैसेस तो हम इनहेल करते हैं, हमने ब्रीथ जैसे ही किया तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में जितनी गैसेस है उनको हमने लिया, बिल्कुल लिया कि नहीं लिया। ऐसा तो नहीं कि नहीं हमारा नोज ही फिल्टर कर देता है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप लेते हो तो उसमें ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही आपने ब्रीथ इन किया, जो अंदर की पूरी रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसके बाद जो नाक से बाहर निकलती है हवा माय डियर स्टूडेंट, उसमें सिर्फ और सिर्फ CO2 होता है। आप लेते तो ऑक्सीजन हो, CO2 हो, नाइट्रोजन हो माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इन तीनों में आप जितनी नाइट्रोजन इनहेल करते हो पूरी की पूरी नाइट्रोजन ब्रीद आउट करने में बाहर निकल जाती है, यानी शरीर के अंदर नाइट्रोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। पूरे ब्लड में, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में, पूरे हर एक जगह ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है कि नहीं, लेकिन ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। CO2 माय डियर स्टूडेंट्स जो है ब्रेक होने के बाद अगेन बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है ह्यूमन रेस्पिरेशन में हम रिलीज क्या करते हैं, तो दैट इज हम CO2 सिर्फ रिलीज करते हैं ना। तो ऑक्सीजन तो बिल्कुल अंदर चला जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का तो कोई लेना देना ही नहीं है, और मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम इनहेल करते हैं, तो हम बाहर क्या निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ देते हैं, क्लियर। चलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following is not alkaline?
4 ऑप्शन है आपके सामने, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सल्फर। थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में फ्लैशबैक जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इनमें से अल्कलाइन क्या नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एंड सल्फर। आइए आपको दिखाती हूँ जो सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या क्या मैम ने बताया? सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। तो सोडियम यहां पर है, पोटेशियम यहां पर है, लिथियम यहां पर है माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन सल्फर कहां पर है मैम? सल्फर यहां पर है। क्लियरली देख सकते हो कि जो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम है माय डियर स्टूडेंट्स, ये अल्कलाइन मटेरियल कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं, लेकिन जो सल्फर है वो बिल्कुल भी अल्कलाइन मैटर नहीं है। यानी इन चारों में डिफरेंशिएट करना है तो बहुत इजीली आप बता सकते थे कि मैम सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम जो है वो अल्कलाइन है, लेकिन जो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट सल्फर है, सल्फर इज नॉट अल्कलाइन। क्लियर? चलिए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था माय डियर स्टूडेंट्स? A human adult entire digestive system tract from mouth to anus is about meter long। बताया है मैंने, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं बाकायदा, उसमें पूरा एलिमेंट्री कनाल हमने फूड पाइप की बात करी है कि जो हमारा पूरा एलिमेंट्री कनाल होता है माय डियर स्टूडेंट्स, माउथ से लेकर के एनस तक की जो पूरी फूड पाइप है उसकी लंबाई कितनी है? तो लगभग 30 से 32 मीटर की, 30 से 32 फीट की सॉरी, और 9 मीटर की। कितनी? 9 मीटर की। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर मीटर में पूछा है तो 9 मीटर, फीट में पूछेगा तो 30 फीट, 30 फीट या 9 मीटर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ये था आज के आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन माय डियर स्टूडेंट्स। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पेपर को समझना है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। मेरे डाउट्स, मतलब आप लोगों के यदि डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल टेलीग्राम में मुझे सेंड कर सकते हैं, आई विल रिजॉल्व देम। क्लियर? तो मिलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।